हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं DSSP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 फॉर रेडियोग्राफर एग्ज़ाम का सोल्व करेंगे। आज हम जो टेक्निकल पोर्शन है जो रेडियोग्राफी से रिलेटेड है वो सोल्व करेंगे। रेडियोग्राफर एग्ज़ाम में जो आया हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये DSSP का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द रेडिएशन विच कैन आयनाइज एटम इज नोन एज। ये कह रहा है वो कौन सी रेडिएशन होती है जो आयनाइज कर देती है एटम को। वो पार्टिकुलेट रेडिएशन होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन या आयनाइजिंग रेडिएशन। उसको किस नाम से जानते हैं? जो एटम को आयनाइज कर दे उसको बोलते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो आयनाइजिंग भी हो सकती है और नॉन आयनाइजिंग भी हो सकती है। आयनाइजिंग भी हो सकती है, नॉन आयनाइजिंग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आयनाइजिंग में जैसे क्या है, एक्सरे है, गामा है। नॉन आयनाइजिंग जैसे कि अल्ट्रावायलेट है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है। ये क्या है? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ये आयनाइज नहीं कर सकती। ठीक है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ऑल रेडिएशन फॉलो विच लॉ। ये कह रहा है इंटेंसिटी कौन सा, जो रेडिएशन होती है जैसे एक्सरे होती है, गामा रे होती है, तो कौन से लॉ को फॉलो करती हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इनवर्स स्क्वायर लॉ या न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं रेडिएशन। जैसे कि एक्सरे है, गामा है, ये रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनवर्स स्केयर जैसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं होता अपॉन में डिस्टेंस का स्केयर, इनवर्स स्केयर ला फॉलो करती हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का स्केयर। यहाँ पे क्या आई क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। डी क्या होता है? डिस्टेंस। एक पॉइंट सोर्स से लेते हैं हम, क्या होता है? एक पॉइंट सोर्स से डिस्टेंस मारते हैं। तो ये कौन सा लॉ को फॉलो करती है? इनवर्स स्केयर लॉ, जो रेडिएशन सेफ्टी में इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? द नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन विच वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 10 to 125 नैनोमीटर और कॉल्ड। ये कह रहा है एक वेवलेंथ की वेवलेंथ दे रखी है, बतानी है भाई इस रेंज में कौन सी वेवलेंथ, कौन सी रेडिएशन लाई करती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे या गामा रेडिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यह फॉलो करती है अल्ट्रावायलेट रेंज में, क्योंकि 400 से 750 नैनोमीटर होती है विजिबल। कौन सी होती है? विजिबल, जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है? विब गयोर के नाम से नहीं जाते? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, वह होती है विजिबल रेंज में, इससे कम होती है अल्ट्रावायलेट रेंज में। एक्सरे की वेवलेंथ राइज करती है 0.11 अंगस्ट्रोम टू 100 अंगस्ट्रोम तक लाई करती है। 100 अंगस्ट्रोम तक एक्सरे की लाई करती है। ठीक है, इससे कम होती है गामा की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो इस रेंज में लाई करती है वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट रेज की। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इंफ्रारेड्स रेज। ये कह रहा है इंफ्रारेड रेज होती है ना, वो किसकी, उसकी खोज किसने करी थी? रोंजन ने करी थी, विलियम हर्सल ने, जोन्स, डब्ल्यू राइटर, लुइस पास्चर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जो इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज करी थी विलियम हर्सल ने। ठीक है, विलियम रोंजन ने किसकी करी थी? एक्सरे की खोज करी थी विलियम रोंजन ने। ये करी थी 8 नवंबर 1895 को। ठीक है, एक्सरेज की खोज किसने करी थी? विलिहेलम रोंजन ने, विलियम कोनार्ड रोंजन ने। ठीक है, जबकि इंफ्रा रेडिएशन की खोज करी थी विलियम हर्सल ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमिटेड बाय फॉस्फोरस 32। ये क्या है भाई? न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, रेडियोग्राफर एग्जाम के, तो मोटा मोटा ठीक है देख लेना। फोस्फोर्स, जैसे कि फोस्फोर्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर 15 होता है और एटॉमिक मास होता है 32। ये क्या एमिट करता है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे या एक्सरे। तो इसका ये करता है बीटा एमिट करता है, बीटा पार्टिकल एमिट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बीटा पार्टिकल एमिट करता है फोस्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है विच डायग्नोस्टिक प्रोसीजर शुड बी डन व्हेन द पेशेंट यूरिनरी ब्लैडर इज डिस्टेंडेड। डिस्टेंडेड का मतलब होता है यार पूरी तरह फूला हुआ, फुल, फुल ब्लैडर बोल सकते हो, फुल ब्लैडर। ठीक है, फुल ब्लैडर।
तो इस केस में, किस केस में हमें फुल ब्लैडर मांगते हैं? बायोप्सी लेते वक्त आरबीएस, चेस्ट एक्सरे या अल्ट्रासाउंड? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अल्ट्रासाउंड। जब भी करते हैं ना पेल्विस का या एब्डोमेन का, तो हम क्या बोलते हैं? फुल ब्लैडर लेके आना, ताकि किसके लिए? अच्छे से ये क्या प्रोवाइड करता? गुड ओकोस्टिक विंडो प्रोवाइड करता। क्या प्रोवाइड करता? गुड ओकोस्टिक विंडो फॉर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा यूएसजी। किसके लिए? यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड के लिए करवाते हैं हम, फुल ब्लैडर कराते हैं पेशेंट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस अकर इन वाटर आफ्टर एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड। ये कह रहा है मान लो एक वाटर है, उसके ऊपर क्या है? रेडिएशन मार दी, जैसे कि एक्सरेज, ठीक है। तो उससे क्या होगा? ये टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ऐसे इसको प्रोसेस को, जब आयनाइजेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैरियोलाइसिस, रेडियोलाइसिस या कैरिकोरिसिस या रेडियोसिंथेसिस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, इसको बोलते हैं रेडियोलाइसिस। लाइसिस टर्म का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन ही मतलब था। रेडियोलाइसिस का मतलब रेडिएशन की हेल्प से हम क्या होता है? किसी को आयनाइज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर असेसिंग डोज नोन इज और सस्पेक्टेड केस ऑफ एक्यूट अनवांटेड रेडिएशन एक्सपोजर इज कॉल्ड। ये कह रहा है जो रेडिएशन मापने के लिए, पता लगाने के लिए किसी को अनवांटेड रेडिएशन कितनी लगी, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर या क्रोमोमेटोग्राफ या हाइग्रोमीटर या डोजीमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, हम रेडिएशन का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डोजीमीटर का। जैसे TLD बैज हो गया, थर्मोलुमिनिसेंट डोजीमीटर हो गया, OSLD हो गया, ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड लुमिनिसेंट डोजीमीटर या फिल्म बैज। ये क्या सारे रेडिएशन डोजीमीटर हैं, ठीक है। ये क्या होता है? कितनी रेडिएशन लगी है ये बताते हैं हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम अकर इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये जीनोम होता है जेनेटिक मटेरियल, किस फेज में जो सेल साइकिल होता है ना, किस में? जैसे कि DNA है होता है, वो किस साइकिल में सिंथेसिस होता है, ये पूछ रहा है हमको, ठीक है। सिंथेसिस के बारे में पूछ रहा है, S फेज में, M फेज या G2 फेज या G1 फेज? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जो जेनेटिक मटेरियल है ना जीनोम, सेल साइकिल के बारे में, तो S फेज में होता है। वो किस में होता है? S फेज में। S फेज को क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज। नेक्रोसिस बोलते हैं, माइटोटिक कैस्ट्रोफर या इंड्यूसेंसिक्सेंस या एपोप्टोसिस? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो प्रोग्राम सेल डेथ करते हैं ना, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। ये होता है रेडियोथेरेपी में, जब कैंसर वगैरह की थेरेपी देते हैं ना, वहाँ पे यूज़ होता है रेडियोथेरेपी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्री नियोप्लास्टिक सेल इनटू फुली मैलिग्नेंट सेल इज नोन एज। ये कह रहा है उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? जब एक नॉर्मल सेल होती है, जैसे उसको बोलते हैं प्री नियोप्लास्टिक, मतलब कैंसर बनने से पहले, और जिस कैंसर, कोई सेल है उसमें कैंसर बनी नहीं है, फिर बाद में वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया, मैलिग्नेंट सेल, तो उसको प्रोसीजर को क्या, प्रोसेस को नाम क्या बोलेंगे? उसको प्रोसेस को बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस बोलते हैं, या कार्सिनोमा, न्यूप्लेसिया या हाइपरट्रोफी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, उसको बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। प्रोसेस को बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है RB इज ए प्री डिस्पोजिंग जीन फॉर विच टाइप ऑफ ट्यूमर? रेबोडाइमोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, ल्यूकीमिया या रेटिनोब्लास्टोमा? तो इसका करेक्ट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये होता है एक जीन होता है, ये जीन का नाम है भाई RB, मतलब पूरा नहीं लिख रखा है ये, ठीक है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में पूछ रखा है, ये रेडियोथेरेपी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द टाइम इंटरवल बिटवीन इरिडेशन एंड अपीयरेंस ऑफ कैंसर इज नोन एज। ये कह रहा है किसी पेशेंट को मान लें एक्सरे या किरणें लगी या रेडिएशन लगी, एक्सरे या गामा, उसके बाद उसको साइड इफेक्ट आए, जैसे कैटेरेक्ट हो गया, उसको मोतियाबिंद हो गया, या स्किन उसकी रेडनिंग लाल हो गया, या उसके बाल उड़ गए, तो उस टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं? मतलब मान लें मेरे को आज रेडिएशन लगी और मेरे सिम्टम आए मान लें 2 साल में या 5 साल में
या 2 दिन बाद, उसको क्या बोलेंगे? लेटेंसी पीरियड बोलेंगे इस बीच टाइम को, या इंक्यूबेशन पीरियड, या ब्रीडिंग पीरियड, या रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, उसको बोलते हैं लेटेंसी पीरियड। ठीक है, मान ले मेरे को आज रेडिएशन लगी और उसके सिम्टम मेरे को दिख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। सिम्टम का क्या होता है? जैसे सिम्टम, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब जब दिखने लगे, मैनिफेस्टेशन, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लेटेंसी पीरियड, बोलते हैं लेटेंसी पीरियड। इस दौरान के इंटरवल को बोलते हैं लेटेंसी पीरियड। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव डोज फॉर एन चेस्ट एक्सरे फॉर अडल्ट। ये कह रहा है जब चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं, मान ली कोई चेस्ट पीए व्यू कर रहे हैं, तो उस दौरान कितनी रेडिएशन लगती है। ठीक है, अडल्ट पेशेंट को इफेक्टिव डोज पूछ रखी है। 100 मिली सीवर्ट लगती है, 10 मिली सीवर्ट, या 1 मिली सीवर्ट, या ऑप्शन नंबर डी 0.1 मिली सीवर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये होती है 0.2 मिली सीवर्ट से लेकर 0.1 मिली सीवर्ट। अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू होगी, पर जर्नली अगर इस रेंज में आती है। अगर करेक्ट आंसर तो वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जाना चाहिए, अगर एग्जाम में जैसे चंडीगढ़ पीजीआई में भी आया था क्वेश्चन, तो वहाँ पे 0.02 मिली सीवर्ट इज़ द करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये पीजीआई चंडीगढ़ में भी आया था, पीजीआई चंडीगढ़ 2025 वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द इफेक्टिव डोज फॉर द पेट सीटी फॉर अडल्ट। ये कह रहा है किसी पेशेंट ने पेट सीटी कराया, तो उसको कितनी रेडिएशन लगेगी? 25 मिली सीवर्ट, 50, या 75 मिली सीवर्ट, या 100 मिली सीवर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 25 मिली सीवर्ट। रेंज होती है 10 से लेकर 25 मिली सीवर्ट तक, किसकी? पेट सीटी की होती है। ठीक है, एक रेंज होती है, तो इसमें ऑप्शन में 1 दे रखा, तो 1 ही जाएगा। ठीक है, 25 मिली सीवर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव डोज फॉर ए मेमोग्राफिक फॉर अडल्ट। 40 मिली सीवर्ट, 4 मिली सीवर्ट, 0.4 मिली सीवर्ट, या 100 मिली सीवर्ट। तो वही इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 0.4 मिली सीवर्ट डोज लगती है मेमोग्राफी में इफेक्टिव। अगर आपसे पूछ ले मीन ग्लैंडुलर डोज, वो होती है 3 मिली सीवर्ट, 3 मिली सीवर्ट। ये क्या होती है? मीन ग्लैंडुलर डोज। ये क्या होती है? मीन ग्लैंडुलर डोज, ग्लैंडुलर डोज तो होती है 3 मिली सीवर्ट। अगर इफेक्टिव डोज पूछे तो वो होती है 0.4 मिली सीवर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड इन दिस स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज, गामा रेज, अल्फा रेज, या एक्सरे, या बीटा। ये कह रहा है जो सिरिंज होती है ना हॉस्पिटल में, डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, उनको स्टेरिलाइजेशन करते हैं, मतलब माइक्रोब्स फ्री, कीटाणु रहित करते हैं। क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, माइक्रोब्स फ्री करते हैं। ठीक है, मतलब कोई उसमें कीटाणु नहीं है, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर। तो किसकी हेल्प से करते हैं? गामा, अल्फा, एक्सरे, बीटा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गामा रेडिएशन की हेल्प से क्या करते हैं हम? स्टेरिलाइजेशन करते हैं डिस्पोजेबल सिरिंज का हॉस्पिटल्स वगैरह में। ए वेरी नैरो रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दैट इज विजिबल टू ह्यूमन आई 380 to 750 नैनोमीटर इज कॉल्ड विजिबल लाइट, यूवी लाइट, इंफ्रा रेडिएशन, या माइक्रोवेव। एक रेंज दे रखा है किसकी? 380 से 750 नैनोमीटर, नैनोमीटर की कौन सी रेडिएशन लाई करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा विजिबल लाइट, जो कि हम देखते हैं, विजिबल लाइट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। आपने वो पढ़ा होगा ना, विबग्योर, जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो उनकी रेंज होती है 380 से 750 नैनोमीटर। ये होती है विजिबल लाइट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच टेक्निक इज यूज टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, साइलोग्राफी, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जो इलेक्ट्रिक मसल की होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। विच डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज नॉट ए रिकमेंडेड इन ए पेशेंट विद आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये कह रहा है किसी पेशेंट को चेस्ट में पेसमेकर लगा रखी, हार्ट की क्या है, पेसमेकर लगा रखी, तो कौन सा नहीं करेंगे? ठीक है, सीटी नहीं करेंगे, या पैट नहीं करेंगे, एमआरआई, या बायोप्सी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एमआरआई। क्या होता है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ पे? कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एमआरआई पढ़ोगे ना,
मगर किसी पेशेंट ने हार्ट का ऑपरेशन करवा रखा और उन्होंने पेसमेकर लगवा रखी है, जो पहले वाली पेसमेकर होती थी वे नो एम आर अनकम्पेटेबल होती थी, ठीक है, मतलब भाई उनमें मैग्नेटिक कंपोनेंट होता था, तो रिस्क रहता था उसको पेशेंट को इंजरी ना हो जाए, तो उस केस में हम एमआरआई नहीं करते थे, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड पूछ रखा है, ठीक है। अनसेफ होती है एमआरआई, क्या होती है, अनसेफ होती है पेसमेकर के केस में, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ, ये कह रहा है जो ईसीजी होता है ना, ईसीजी होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी, वो किसके लिए करते हैं, लंग्स के लिए करते हैं या हार्ट के लिए, किडनी या लीवर, किसके लिए कर, ईसीजी किसके लिए करते हैं हम, ईसीजी करते हैं, ईसीजी करते हैं हार्ट के लिए करते हैं, हार्ट की एक्टिविटी है कोई, मतलब ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, ठीक है, उसके लिए करते हैं, हार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच डायग्नोस्टिक टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर इमेजिंग डिसऑर्डर ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन, ये कह रहा है कौन सी, मतलब कौन सा टेस्ट करेंगे अगर हमको लीवर स्प्लीन देखना है, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, पेट स्कैन करेंगे, तो भाई सबसे देखो जो करेक्ट आंसर आएगा इसका आएगा यूएसजी। यूएसजी क्या है, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, मतलब इजी है, पेशेंट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ना कॉन्ट्रास्ट लगाने की दिक्कत है, ना बड़ी बड़ी मशीन की ज़रूरत है, इजी प्रोसेस है, बेड साइड भी कर सकते हैं, पोर्टेबल भी कर सकते हैं, और अच्छा भी दिखता है अल्ट्रासाउंड में, ठीक है, लीवर स्प्लीन। एमआरआई करेंगे तो एमआरआई मशीन हर हॉस्पिटल में नहीं होती, जैसे छोटे छोटे जो हॉस्पिटल वगैरह में, सीटी स्कैन में क्या है, रेडिएशन लगती है पेशेंट को, और कंट्रास्ट लगाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पैट तो वैसे ही मतलब रेयर होती है कि हर हॉस्पिटल में होना, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा यूएसजी। अगर फर्स्ट लाइन पूछे तब भी यही जाएगा, और बेस्ट पूछे तो यूएसजी रहेगा, क्योंकि अगर अवेलेबल भी नहीं होता ना हर जगह। डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट ट्रांसमिट द सेंस ऑफ टच इनटू डिजिटल इमेज इज नोन एज, ये कह रहा है ट्रांसमिट द सेंस ऑफ टचिंग इनटू ए डिजिटल इमेज इज नोन विजुअल इमेजिंग, थर्मल इमेजिंग, इलास्टो या टेक्टाइल इमेजिंग, तो इसको बोलते हैं भाई हम टेक्टाइल इमेजिंग बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है थर्मोग्राफी इज प्राइमरली यूज फॉर इमेजिंग ऑफ दी, ये कह रहा है एक टेक्निक होती थी थर्मोग्राफी, आजकल नहीं होती इतना, किसके लिए करते थे, ब्रेस्ट के लिए, माउथ या लंग्स या हार्ट के लिए, तो जनरली ये होती थी ब्रेस्ट के लिए, क्या होता था, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है ना, उसको पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। एन एम आर आई कंटेन पावरफुल मैग्नेट टू एक्साइट विच टाइप ऑफ आयन, सोडियम, पोटासियम, हाइड्रोजन, वाटर, एम आर आई किसको जो, मतलब किसको एक्साइट करती है, तो करती है हाइड्रोजन को, जो प्रोटियम पार्टिकल नहीं होता 1H1 प्रोटियम, जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, फैट के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटियम आयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अल्ट्रासाउंड यूज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव दैट आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, ये कह रहा है जो अल्ट्रासाउंड होती है, ट्रांसड्यूसर की प्रोब होती हैं, वो मतलब उनकी रेंज पूछ रहा है कि किस रेंज में होती है, मेगा हार्ट्स में, गीगा हार्ट्स में, मिलियन हार्ट्स में, नैनो हार्ट्स में, तो अल्ट्रासाउंड की जो प्रोब होती है ना, ट्रांसड्यूसर प्रोब, उनकी रेंज होती है, मैं लिख देता हूँ, उनकी रेंज होती है 1 से लेकर 20 मेगा हर्ट्ज रेंज होती है ट्रांसड्यूसर यूएसजी की, जो प्रोब ट्रांसड्यूसर प्रोब होती है वो इस रेंज में लाई करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, मेगा हर्ट्ज लिख भी देता हूँ, 1 से 20 मेगा हर्ट्ज रेंज होती है जो यूज करते हैं डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में ट्रांसड्यूसर प्रोब। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच एलिमेंट इज यूज इन रेडियोग्राफी लैब फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन एक्सपोजर, भाई मतलब ये कह रहा है कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन में, जहाँ भी रेडिएशन से बचना हो, जैसे एक्सरे या गामा रेडिएशन से प्रोटेक्शन करती है, सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, कॉपर, टंगस्टन, एल्यूमिनियम या लेड, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपने ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। लेड क्या होता है, पी बी इसका सिंबल होता, 82 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये जनरली आपने देखा हो, लेड एप्रेन भी आते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेड शील्ड भी आती हैं थायराइड शील्ड या जो भी है, ठीक है, सीट भी आती हैं इसकी, तो लेड का यूज़ करते हैं हम रेडिएशन प्रोटेक्शन, इसका हाई एटॉमिक नंबर होता है, ये एक्सरे को एटीन्यूएट करता है, हाई एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है, एक्सरेज और गामा को एटीन्यूएट कर देता है, तो प्रोटेक्ट कर देता है हमको, क्या कर देता, प्रोटेक्ट
तो लेड का हम यूज़ करते हैं जनरली, लेड का प्रोटेक्शन में, रेडिएशन के केस में। द थ्रेशोल्ड रिस्पॉन्स नोन बाय सम ऑर्गन टू द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इज नोन। ये कह रहा है जो थ्रेशोल्ड रिस्पॉन्स होता है उसको किस नाम से बोलते हैं, जेनेटिक इफेक्ट, कॉमन इफेक्ट, या स्टोकास्टिक इफेक्ट, या नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट में होता है क्या, थ्रेशोल्ड, जिसको बोलते हैं हम डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट है, डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, और नॉन स्टोकेस्टिक भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका कैटेरैक्ट है। कैटेरैक्ट में क्या होता है, अगर रेडिएशन अगर हमको कम लगी, एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, अगर उससे नीचे लगेगी तो हमको कभी भी कैटेरैक्ट मोतियाबिंद नहीं होगा, उसकी एक थ्रेशोल्ड डोज होती है, ठीक है। जैसे एरिथीमा है, कैटेरैक्ट है, एपिलेशन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट। इनमें क्या होती है, थ्रेशोल्ड होती है, अगर इस रेडिएशन से नीचे लगेगी तो हमको साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन स्टोकास्टिक और डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, थ्रेशोल्ड होती। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ये कह रहा है नोट पूछ रखा है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन नहीं होता, मतलब किसी पेशेंट को रेडिएशन ज़्यादा लग जाए तो कौन सा इफेक्ट नहीं आएगा, डायरिया, डिक्रीज सैलिवेशन, हेयर लॉस, इंक्रीज सैलिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, अगर नोट पूछ रखा तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर किसी पेशेंट ने अगर रेडियोथेरेपी कराई है या किसी को बहुत ज़्यादा रेडिएशन लग गई तो उसको क्या होगा, उल्टी दस्त हो जाएंगी, उसका जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा कम हो जाएगा बनना, ठीक है। उसका ड्राई क्या हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है, डायरिया, वोमिटिंग जो होती है ना, डायरिया, वोमिटिंग, जो उल्टी दस्त हो जाते हैं पेशेंट, ये सिम्टम होते हैं। हेयर लॉस को क्या बोलते हैं, एपिलेशन बोलते हैं। ये सारे सिम्टम आएंगे, अगर उसको नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर डी, नोट पूछ रखा तो भाई सलाइवा, उसका ड्राई माउथ हो जाता तो सलाइवा अगर बढ़ेगा तो कैसे होगा, वो तो इफेक्ट नहीं हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इन रेडियोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अलारा। ये कह रहा अलारा की फुल फॉर्म क्या होती है, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, या एज लो एज रेडियोलॉजी एसेस्ड, एज लीनियर एज रीजनेबल अलाउड, या ऑप्शन नंबर डी एज लो एज रीजनेबल अलाउड। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वन, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल इज द फुल फॉर्म ऑफ अलारा। ये क्या होता है, रेडिएशन प्रोटेक्शन होता है ना, जो हमारे फंडामेंटल रूल हैं जो रेडिएशन सेफ्टी में आते हैं, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन और डोज लिमिट, ये क्या है उसमें आता है, ठीक है। एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं इसकी फुल फॉर्म है लारा पाई, याद रखना इसकी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैज़ द लीस्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ये कह रहा है कौन सा प्रोसीजर का हमारी बॉडी पे कम से कम इफेक्ट होता है, सीटी का, पेट का, एमआरआई या बायोप्सी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई, अगर सबसे इनमें चारों में शेप देखा तो एमआरआई शेप रहती है, क्या होती है, शेप होती है। सीटी में क्या है, रेडिएशन लगती है भाई, ठीक है। पेट में भी रेडिएशन बहुत ज़्यादा लगती है। इन सब में क्या होता है, इन दोनों में तो क्या लगता है, रेडिएशन लगती है पेशेंट को, जैसे एक्सरे है, मतलब हार्मफुल रेडिएशन लगती है। यार पेट में क्या होता है, पेट में क्या होता है, हम रेडियो आइसोटोप लगाते हैं, रेडियो आइसोटोप, जैसे कि एफडीजी। पेट में क्या यूज करते हैं, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज 18 वाला होते हैं ना, रेडियो ट्रेसर लगाते हैं, रेडियो आइसोटोप लगाते हैं, वो क्या होता है, एमिट करता है गामाज रेज वगैरह, ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिट करता है। बायोप्सी क्या है, इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें भाई नीडल वगैरह डालते हैं, तो इन्वेजिव प्रोसीजर है तो रिस्क रहता है कॉम्प्लिकेशन का, तो सबसे सेफ आएगा ऑप्शन नंबर सी। एमआरआई क्या होता है, सेफ होता है इन चारों के कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन लाइक सेरिब्रल हेमरेज। तो कौन सा होगा, एमआरआई होगा, सीटी होगा, पेट होगा, या बोन स्कैन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जो होता है सीटी स्कैन। अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रखी है, एसटीएच ईडीएच का पता लगाना, ब्रेन में कोई क्या है, ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग वगैरह होगी, एक्यूट ब्लीड का अच्छे से बताता है, कौन सा स्कैन होता है, हम पेशेंट को अलाउड करते हैं, एनसीसीटी करते हैं ना, नॉन कॉन्ट्रा सीटी हेड। अगर आपने देखा हो इमरजेंसी में अगर किसी को सिर में चोट लगी है तो डॉक्टर अलाउड करता है भाई सीटी स्कैन कराओ फटाफट, नॉन कॉन्ट्रास्ट। ये बेटर तरीका होता, पता लगा सकते हैं हम किसके बारे में, सब ड्यूरल हीमिटोमा या ईडीएच पेशेंट को, एपीड्यूरल हीमिटोमा वगैरह के लिए तो सबसे बेटर रहेगा इमरजेंसी कंडीशन में। अगर ब्रेन में कोई ब्लीडिंग देखनी है तो सीटी स्कैन क्या होगा, एनसीसीटी हेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ए डेक्सा स्कैन इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। एक डेक्सा स्कैन होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डेक्सा की होती है भाई
डेक्सा की फुल फॉर्म होती है ड्यूअल एनर्जी, क्या होती है, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनोमीट्री, एब्जॉर्प्शनोमीट्री इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो किसका डायग्नोज करता है, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा या कार्सिनोमा ऑफ द स्टोमक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ओस्टियोपोरोसिस। और जो बोन मिनरल डेंसिटी नहीं होती, बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में बताता है, ये क्या बताता है, बोन मिनरल्स डेंसिटी के बारे में बताता है। डेंसिटी पेशेंट को मतलब कितना रिस्क है, जैसे कि कोई फ्रैक्चर रिस्क बता देता है भाई कि कौन से पेशेंट का फ्रैक्चर हो सकता है आगे जाके, रिस्क किस में, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस इसमें क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, टेक्सा स्कैन। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा, हाउ ऑफन शुड रेडियोग्राफी टेकन, वंस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए मंथ, वंस इन ईयर, ओनली व्हेन इट नीडेड फॉर डायग्नोज। ये कह रहा है भाई एक्सरेज वगैरह किसी का एक्सरे हमको क्या महीने में एक बार लेना चाहिए, या महीने में 2 बार, या साल में 1 बार, या जब पेशेंट को ज़रूरत हो डायग्नोसिस, या मतलब कि क्लिनिकल डॉक्टर ने उसको एडवाइस करा तभी करना चाहिए। तो एक्सरेज माले रेडियोग्राफ क्या होता है, एक्सरेज कब करनी चाहिए, पेशेंट नहीं मतलब किसी के भी जनरली, जब डॉक्टर ने उसको डायग्नोज मतलब बोला है ना, क्लिनिकली इंडिकेटेड, डॉक्टर ने उसको भाई बोला है कि एक्सरे करा के लाओ तभी कराना चाहिए, ऐसे अपनी मर्जी से कभी एक्सरे नहीं कराना चाहिए क्योंकि हार्मफुल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डाइकोम। ये कह रहा है डाइकोम की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल इमेजिंग कम्युनिकेशन इन मेडिसिन होता है, या डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन इन मेडिसिन, डायरेक्ट इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, या डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कोलेबोरेशन इन मेडिसिन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डाइकोम की फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट है यार, ये हर एग्जाम में आती है, किसी न किसी कोई भी एग्जाम उठा लियो डाइकोम की, डाइकोम, अलारा, इनकी पैक स्कैन की फुल फॉर्म आती है, जैसे अलारा की पूछ लेते हैं, कई बार पैक्स की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ये बहुत मोस्ट कॉमनली होती हैं, ठीक है, एग्जाम में आती रहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 दैट इज यूज्ड एज ए रेडियो आइसोटोप। ये कह रहा है कोबाल्ट 60 होता है, उसका हाफ लाइफ कितना होता है, 15 साल, 10 साल, 7 साल या 5 साल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5.26 ईयर होता है, ठीक है। हाफ लाइफ होता है जो कोबाल्ट 60 होता है ना, ये क्या होता है, गामा रेडिएशन एमिट करता है। रेडियोथेरेपी में अगर कोई पेशेंट आपने देखा हो जिसको कैंसर हो जाती है, रेडिएशन थेरेपी लगवा के आते हैं, जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में सेक लगवा के रेडिएशन की। तो उसमें क्या होता है, कोबाल्ट 60 मतलब का यूज करते हैं रेडियोथेरेपी में, गामा कैमरा वगैरह होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एग्जैक्ट पूछें, कई बार एग्जैक्ट पूछ लेते हैं। 5.26 ईयर क्या होता है, हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, स्मेरियम 153 SR 153 का यूज किसके ट्रीटमेंट में होते हैं, कौन सी मैलिग्नेंसी, लंग कैंसर, बोन कैंसर, कोलोन या ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं। ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन के रेडियो आइसोटोप के बारे में पूछ रहा है, न्यूक्लियर मेडिसिन का क्वेश्चन है भाई। ये क्या है, रेडियो आइसोटोप होते हैं, ये क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप जो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में। समेरियम ये क्या होता है, उसका यूज़ करते हैं। SR जो 153 होता है वो किसके लिए करते हैं, बोन स्कैन के लिए, बोन के लिए करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है भाई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, किसके थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2019 जो DSSSB का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके क्वेश्चन थे जो रेडियोलॉजी से रिलेटेड थे ना। मतलब वैसे तो एनाटमी भी आती है, GK भी आती है, रीजनिंग, हिंदी सब आता है, मैथ भी आता है। तो मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो अपनी फील्ड से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।